So this is video number 6 of our one-liner series, and in today's video we are going to be revising the Anglo-Saxon age, which is the first age of your British literature amongst all the other ages. आज के इस वीडियो में बहुत ही easy pointers के थ्रू आप इस पूरी एज के important points को consume करने वाले हो. We are going to understand कि Anglo-Saxon age कब start हुई and कब खत्म हुई, उसके decline का क्या कारण था, इस एज के दौरान क्या-क्या आपके लिटरेचर का हाल रहा, किस टाइप की लैंग्वेज या किस टाइप का डायलेक्ट बोला जाता था जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. लास्टली हम लोग देखेंगे कि इस एज में किस टाइप का आपके जॉनरास ज्यादा फेमस थे. वाज इट पोएट्री, वाज इट योर प्रोज, या फिर क्या था वो आपको पता चलेगा. एंड उसके साथ ही साथ कौन कौन से वर्क्स एंड किन किन राइटर्स ने लिखे थे उसके भी बारे में आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगी. सो डू वॉच दिस वीडियो अप टिल द एंड, बिकॉज आपको बहुत सारी जानकारी एक वीडियो के अंदर ही मिलने वाली है. इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, अगर आपने मेरे बाकी पिछले वीडियोस ऑफ वन लाइनर्स को नहीं कंज्यूम किया है तो प्लीज गो अहेड एंड आपके लिए जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो डिफरेंट सेक्शंस कि आपको वन लाइनर वीडियोस मिलती है, मेक श्योर आपने उनको भी कंज्यूम किया हो. देन मेक श्योर कि आपने मेरे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट किया हो, जहां पे मैं इसी तरीके से बहुत ही रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू आपके कट एंड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाती हूं और आपकी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करती हूं. इफ यू आर समवन हु इज अपियरिंग फॉर देयर एग्जाम, या फिर आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ज्यादा आपकी मदद कोई नहीं करेगा. प्लीज चेकआउट आवर ईयर एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, जो आपको डिजिटली मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा बेटर हो जाती है. नाउ वील स्टार्ट एंड वील सी कि आपके एंग्लो सैक्सन एज की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या होंगी. नंबर वन थिंग इज द टाइमलाइन. क्योंकि हम लोग एजेस का पार्ट है ब्रिटिश लिटरेचर, जिस भी बच्चे ने पढ़ा है उन सभी को ये बात पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपको डेट पता होनी चाहिए कि कौन सी एज पहले आई, कौन सी एज बाद में आई, कौन सी एज के अंदर कौन सी मोनार्की आई, इस पर्टिकुलर एज के अंदर कौन सा जॉनरा आपका फेमस था, किस टाइप के वर्क्स लिखे जाते थे. ये सभी जानकारी आपको ब्रिटिश लिटरेचर में जानना जरूरी होता है और इसके नोट्स बनाने होते हैं. सो एंग्लो सैक्सन एज, जिसको हम लोग ओल्ड एज या फिर डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, वो आपकी स्टार्ट होती है 410 से 1066 एडी तक. 1066 एडी में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिसके बाद से आपकी एंग्लो सैक्सन एज का डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गई, और फिर दूसरी एज आपकी स्टार्ट हो गई. दिस इज वेरी मच सिमिलर टू जैसे हम लोग बचपन में ये वाला वंश खत्म हुआ, ये वाला किंगडम स्टार्ट हो गया, इस राजा का अब रूल चल रहा है. तो ये भी बिल्कुल वैसा है कि आप बस जो टाइमलाइन है वो आप याद करके रखें कि 450 से लेके 1066 एडी तक का जो टाइमलाइन है वो एंग्लो सैक्सन एज को दिया जाता है, जहां पर आपके ब्रिटेन नाम के एक लैंड में, ब्रिटेन नाम की एक जगह पर 3 जर्मनिक ट्राइब्स आ गई थी. जर्मनिक ट्राइब्स मतलब हम लोग ने हिस्ट्री में बचपन में पढ़ के रखा है कि ये वाला जो लैंड है उस पर बाहर से मुगल्स आ गए, या फिर ये वाला कोई किंगडम आ गया, रूल करने लगा, बैटल हुई और फिर वो लोग वहां पर रूल करने लग जाते हैं. रूल करने जब वो आते हैं तो अपने साथ साथ अपनी भाषा लेके आते हैं, अपना रहने का तौर तरीका लेके आते हैं, अपना लिटरेचर, अपना कल्चर, सब कुछ लेके आते हैं. तो वही सेम कहानी आपके ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर भी हुई है कि ब्रिटेन नाम की जगह के अंदर आपकी 3 जर्मनिक ट्राइब्स आती हैं, जिनका नाम है एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. ये जो आपका येलो से लिखा हुआ है वो मात्र इग्नोर करने या फिर खुश करने के लिए नहीं लिखा हुआ है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप देखें, आप अपने नोट्स से टैली करिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीजें या डिटेल्स आपके नोट्स में मेंशन्ड है या नहीं, और अगर नहीं मेंशन्ड है तो जरूर से आप लोग उसको लिख लें. The 3 tribes are Angles, Saxons and Jutes. ये 3 ट्राइब्स थी जो बाहर की जगह से इधर उधर से आपकी ब्रिटेन नाम के लैंड पर आ जाती हैं और वहां पर बस जाती हैं. अब क्योंकि वहां पर आए हैं, ये बस गए हैं, तो अपना लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, रहने सहने का तरीका एंड एवरीथिंग ये लोग लेकर यहाँ पर आ जाते हैं. नेक्स्ट जो चीज है जो आपको याद रखनी है कि इनके आने के बाद आपका जो ब्रिटेन है उसका नाम जो पड़ जाता है उसमें काफी आपके चेंजेस आते हैं. पहले एंग्लो सैक्सन्स के आने की वजह से इसको अंगला लैंड बोला जाता है, फिर इसमें चेंज आते हैं, एंगल लैंड हो जाता है, फाइनली ये इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग आज भी जानते हैं. तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि आप जब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या किसी जगह के बारे में जब जानते हो तो उसकी अपनी एक हिस्ट्री रही होती है, ना सिर्फ उसके लोगों की, उसके कल्चर की, बट उसके नाम की, जो आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि अगर आपको नहीं पता था कि इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा, तो नाउ यू नो कि यहाँ से जो बाहर से ट्राइब्स आई थी उनके इफेक्ट एंड उनके कई कई नामकरण करने की वजह से आपकी उस जगह का नाम इंग्लैंड पड़ जाता है. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिटेल.
एंग्लो सैक्सन्स जब यहाँ पर आए तो इन्होंने फ्यूडल फाउंडेशंस को एस्टैब्लिश किया। फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे आप सबको पता होगा, हिस्ट्री हम सब लोग ने पढ़ी हुई है कि अ पीस ऑफ लैंड इज गिवन टू सम पीपल, उस पे वो लोग अपना क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन वगैरह करते हैं एंड उसके रिस्पॉन्स में या उसके इन ट्रांसफर में उनको प्रोटेक्शन मिलता है या अलग चीजें मिलती हैं। देन आगे इंडियन फ्यूडल सिस्टम में तो हम लोग जो लैंड ओनर्स वाला सिस्टम देखने लगे थे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जाननी इतनी सी बात है कि ये जो फ्यूडल सिस्टम स्टार्ट हुआ था कि देयर इज सम ओनर काइंड ऑफ पर्सन एंड देयर आर सम पीपल हु हैव बीन गिवन सम लैंड इन रिस्पॉन्स या फिर इन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन थिंग्स ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोटेक्शन और सर्टेन थिंग्स, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। वो जो सिस्टम था वो हमारे एंग्लो सैक्सन एज से ही स्टार्ट हुआ था एंड एंग्लो नॉर्मन एज में इसकी जो नेक्स्ट एज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें आते आते ये और भी ज्यादा पक्का हो गया था। कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। अब मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के अंदर पहले क्या था कि ये ट्राइब्स नहीं आई थी। इन ट्राइब्स के आने से पहले भी तो कुछ लोग वहां पर रह रहे होंगे। देन ये 3 ट्राइब्स आती हैं एंड आपके फाइनली आते हैं सेंट ऑगस्टीन जो क्रिश्चियनिटी को लेके आते हैं। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपके क्रिश्चियनिटी के आने से पहले द पीपल दैट वर लिविंग वो थे आपके पेगन पीपल। अब अगर आप इंटरनेट पर जाके सर्च करेंगे तो पेगन पीपल वर दोज पीपल जो पॉलीथीस्टिक पीपल होते थे। ये लोग एक किसी रिलीजन या एक किसी भगवान को नहीं मानते थे, किसी चर्च टेम्पल या मॉस्क में नहीं जाते थे। पॉलीथीस्टिक मतलब ये लोग भगवान को कहीं पे भी ढूंढ लेते थे कि पेड़ में भी भगवान है, राजा में भी भगवान है, सोल्जर में भी भगवान है, मतलब इनको हर चीज में भगवान दिखता था। बट ये लोग अपने आप को किसी एक प्रॉपर रिलीजन से एसोसिएट नहीं करते थे जैसे हम लोग एसोसिएट करते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन हो गया एंड इस रिलीजन के आने से पहले द पीपल वर पेगन, कि वो लोग किसी एक भगवान या एक रिलीजन से अपने आप को अटैच नहीं करते थे। दीज वर पेगन पीपल, हेरोइज्म की बातें करते थे एंड हेरोइक डीड्स के बारे में अपने पूर्वजों वगैरह से जानते थे। दीज वर दीज काइंड ऑफ पीपल। लेकिन सेंट ऑगस्टीन जब आते हैं, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसको नोट्स में जरूर से लिखिएगा कि सेंट ऑगस्टीन के आने के बाद से आपकी उस जगह का जो लैंग्वेज है, लिटरेचर है एंड जो रिलीजन है, तीनों ही इफेक्ट हुआ था। क्योंकि ये अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आते हैं, क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करते हैं, लोगों को सेंट्स के बारे में, गॉड के बारे में बताते हैं एंड ये चीजें फिर फैलने लगती हैं। आगे जाके जब ये चीजें फैलती हैं तो क्रिश्चियनिटी और पेगन कल्चर का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है। मतलब कि आपके एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स के आने से पहले पीपल वर पेगन्स, तो इनका जो मानना था एंड अपना भगवान को पॉलिथिस्टिक इनका एटीट्यूड था एंड क्रिश्चियनिटी का जब फ्यूजन हो गया तो हम लोग को लिटरेचर में पेगन हीरोइज्म भी देखने को मिलता है एंड क्रिश्चियन मोरालिटी के बारे में भी वर्क्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हो, जिस चीज का ट्रेंड चल पड़ा, जिस चीज की हवा आ गई, लोग अलग अलग चीजों को अडॉप्ट करने लगे तो उसका एक फ्यूजन बनने लगता है, जो आपके एंग्लो सैक्सन एज में हुआ था। Another very important person is, पहले तो है आपके सेंट ऑगस्टीन। आपसे पूछा जाए कि क्रिश्चियनिटी लाने का श्रेय किसको जाता है तो वो सेंट ऑगस्टीन को जाता है। लेकिन आपकी एजुकेशन को प्रोपगेट करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। ही वाज नोन फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन एंड ट्रांसलेटिंग इंपॉर्टेंट वर्क्स इनटू ओल्ड इंग्लिश। आपकी जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके बारे में आप आगे जानेंगे, उससे भी पहले जो भी वर्क्स चाहे ओरल ट्रेडिशन में रहे हो, ओरल फॉर्म में रहे हो, इन्होंने बहुत कोशिश की कि उसके रिटन स्क्रिप्चर्स बने, रिटन सारी स्क्रिप्ट्स बने ताकि लोग उसको पढ़ पाए। तो ओल्ड इंग्लिश के अंदर एजुकेशन को लाना एंड प्रोपगेट करने का जो श्रेय है वो जाता है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को। तो एंग्लो सैक्सन एज में से आपको 2 नाम पक्के पक्के याद कर लेने हैं। सबसे पहला है सेंट ऑगस्टीन, वो जाने जाते हैं फॉर प्रोपगेटिंग क्रिश्चियनिटी, एंड अनदर पर्सन इज किंग अल्फ्रेड द ग्रेट जो आपकी एजुकेशन को प्रोपगेट करते हैं। एंड आगे आपको पता लगेगा कि ही हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द prose section of your literature of your Anglo-Saxon age। ठीक है, बात करेंगे ओरल ट्रेडिशन की। पहले के जमाने में स्क्रिप्ट्स एंड थिंग्स वर नॉट रिटन, पहले ओरल ट्रेडिशन चलता था। पोएट्री भी आपकी ओरली ही पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जा रही है एंड एंशियंट्स के थ्रू जो उनकी कहानियां थी वो उनके बच्चों को बताई गई, उनके बच्चे अपने बच्चों को बताते थे। सो ओरल ट्रेडिशन पहले चलता था, पहले रिटन स्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनी हुई थी। तो पोएट्री एंड स्टोरी टेलिंग जो थी आपकी प्राइमरीली आपकी एंग्लो सैक्सन एज में, उसको ओरल ही माना
जाता था वो ओरल ही चलती थी, रिटन कॉन्टेक्स्ट तो आपका काफी एंड में आने लगा। इसीलिए आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि एंग्लो सैक्सन एज को डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एज का अच्छा खासा लिटरेचर हम लोग को मिलता ही नहीं है। वो ओरली आपकी स्टोरी टेलिंग बाय द वर्ड ऑफ माउथ इधर से उधर जनरेशन टू जनरेशन फैलता जा रहा था, लेकिन कोई रिटन ठोस टेक्स्ट हम लोग को नहीं मिलता है। एंड क्योंकि हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग उस एज को बहुत ही कल्चरली एंड लिटरेचर के वाइज से रिच मानते हैं, जिसके बहुत सारे हम लोग को लिटरेचर देखने को मिलता है, जैसे हमारी एलिजाबेथन एज। तो इस बात को याद रखिएगा कि एंग्लो सैक्सन एज इज आल्सो कंसिडर्ड अ डार्क एज, क्योंकि इतना कुछ लिटरेचर हम लोग को रिटन फॉर्मेट में इस एज का देखने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि पहले चलता था आपका ओरल ट्रेडिशन। आई होप दिस इज क्लियर। Another very important point is कि कौन सी लैंग्वेज आपकी चलती थी। तो तीन वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट वर स्पोकन बाय द पीपल, लेटिन, नॉर्स एंड सेल्टिक एलिमेंट्स आपको आपकी लैंग्वेज में देखने को मिल रहे होंगे। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि भाई एक भाषा नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं था। जहां पे भी राजा एंड प्रजा वाला कॉन्सेप्ट होता है, देन आपकी बाहर की ट्राइब्स आ रही हैं, वहां के नेटिव लोग रह रहे हैं, तो आप खुद से समझिए कितनी आपकी वैरायटी होगी इनकी लैंग्वेज में। इसी वजह से इनके यहाँ काफी सारे डायलेक्ट्स बोले जाते थे, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू पूछा गया है कि आपकी एंग्लो सैक्सन एज में कौन से डायलेक्ट बोले जाते हैं। तो इसको आई वुड रेकमेंड कि आप लोग रट लीजिए कि नॉर्थम्ब्रियन आपका सबसे पहला डायलेक्ट बोला जाता है, मर्शियन बोला जाता है, वेस्ट सैक्सन बोला जाता है एंड केंटिश बोला जाता है। ये चार नाम आपको अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए। एंड लैंग्वेज की बात करें तो जो आपके अरिस्टोक्रेटिक पीपल थे, दे यूज्ड टू टॉक इन लेटिन। आपके जो नेटिव लोग थे वो अपनी नॉर्डिक भाषा बोला करते थे। देन आपके बाहर से जो लोग आए वो सेल्टिक भाषा को लेके आए। तो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस एंड अलग अलग टाइप के डायलेक्ट्स आपके चलते थे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे। ओरल ट्रेडिशन चल रहा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सालों साल ओरल ही चलता चला जा रहा है। जब इन्होंने सोचा कि दे हैव टू राइट देयर स्क्रिप्ट, या जो कुछ भी इनको स्टोर करना है वो रिटन फॉर्मेट में करना है, तो उसके पहले आपकी स्क्रिप्ट आती है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि भाई आपकी देवनागरी लिपि हो गई, देन और भी बहुत सारी आपकी भाषाएं आती हैं, सॉरी लिपीज आती हैं। लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट। तो इनकी जो सबसे पहली स्क्रिप्ट थी वो थी रून्स। रून्स में ये लोग अपने इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपने रिटन फॉर्मेट में लिखना, उसी में ही अल्फाबेट्स बनाते हैं, लेकिन बाद में ये लेटिन अल्फाबेट से रिप्लेस हो जाती है। जबकि जब आपके क्रिश्चियनाइजेशन आ गया था, जब आपके क्रिश्चियन पीपल आ गए थे एंड दे स्टार्टेड प्रोपगेटिंग देयर लैंग्वेज व्हिच वाज लैंग्वेज ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक पीपल, दैट इज लेटिन। तो पहले जो इनकी स्क्रिप्ट रही वो रून्स में रही। आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि रून्स की स्क्रिप्ट क्या होती है, एंड बाद में जाके लेटिन हो गई। वोकैबुलरी की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली ये लोग कंपाउंड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, एंड एलिटरेटिव जो इनके टेक्स्ट को अगर आप उठा के देखेंगे तो एलिटरेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आप सबको पता होगा कि रिपीटिशन ऑफ योर कॉन्सोनेंट साउंड्स एक ही लाइन में, कि स स स एस 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 आ रहा है, डब्ल्यू 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 आ रहा है, तो वो एलिटरेशन होता है। कंपाउंडिंग वर्ड्स आपके सीधे साधे वर्ड्स नहीं होते हैं। जब भी आप एक या दो या तीन वर्ड्स को एक साथ मिला देते हो, जैसे फ्राइंग पैन हो गया, कॉटन कैंडी हो गया, क्लासमेट हो गया, तो इन वर्ड्स को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी कि क्लास इज डिफरेंट, मेट इज डिफरेंट। तो व्हेन यू आर कंपाउंडिंग डिफरेंट वर्ड्स, एक साथ मिक्स कर रहे हो, उनको हम लोग कंपाउंडिंग वर्ड्स कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एंग्लो सैक्सन एज से रटा होना चाहिए, कि दे यूज्ड टू राइट देयर script or their works in using the compounding words। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनके वर्ड्स हुआ करते थे। सिंटैक्स के बारे में बात करें तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेक्शनल थी, एंड इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। इन्फ्लेक्शन का मतलब आपको काफी ज्यादा प्लूरल एंडिंग्स वाले वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। ऑक्सन हो गया, ब्रेदरन हो गया, इससे एग्जैक्टली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। तो मेक श्योर आप इस पॉइंट को अच्छे तरीके से फाइंड आउट करें, या फिर आपको इसके बारे में पता हो ऑलरेडी कि आपकी एंग्लो सैक्सन एज वाज एन इन्फ्लेक्शनल लैंग्वेज। इन्फ्लेक्शन का मतलब एक ऐसी भाषा जो ओवर द इयर्स कई सारे चेंजेस के थ्रू गई है, कई सारे प्रोसेसेस के थ्रू गई है। हम लोग आज जो इंग्लिश बोलते हैं वो आपको लगता है इज द ओनली इंग्लिश, लेकिन अगर आप ओल्ड इंग्लिश का एग्जैक्ट टेक्स्ट उठा के, ओरिजिनल टेक्स्ट उठा के देखोगे
और आज की मॉडर्न इंग्लिश से आप कंपेयर करोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि यार पहले तो ये चीज बोला जाता था एंड अब ये चीज बोला जाता है। इससे मतलब कि हमारी जो भाषा है वो ओवर द ईयर्स इवॉल्व कर रही है, हर वक्त इवॉल्व कर रही है, एंड उसमें जो आपके इवॉल्व होते होते चेंजेस आते हैं उसको हम लोग इन्फ्लेक्शनल भाषा कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी लिंग्विस्टिक्स वाले सेक्शन में हम लोग बहुत डीप में पढ़ते हैं, जहां पर आपसे मॉर्फीम, फोनीम्स एंड ये चीजें पूछी जाती है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आपको याद रखना है कि एंग्लो सैक्सन एज की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो हाईली इन्फ्लेक्शनल थी। एंड जाहिर सी बात है क्यों नहीं होगी, इतनी सारी ट्राइब्स अलग अलग जगहों से अलग अलग अपना कल्चर एंड लिटरेचर को लेके आ रही है। कोई अपनी लैंग्वेज घुसा रहा है, कोई अपना सिंटैक्स बता रहा है, कोई अपनी वोकैबुलरी बता रहा है, तो भाषा में इतने सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे ही। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड इन इतने सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग हैवी नहीं फील कर रहे होगे, बट जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ बहुत ही इजीली आप कंज्यूम कर पा रहे होगे। डू लेट मी नो ऑल ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करें तो इनकी पोएट्री में आप लोग केनिंग्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखते हैं एंड एलिट्रेशन का इस्तेमाल देखते हैं, मतलब कि कंपाउंडिंग वर्ड्स, केनिंग्स का इस्तेमाल करना। वेल रोड फॉर द सी को ये लोग बोलेंगे, मतलब कि मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि इनका जो लिखने का तरीका था, जैसे अगर हम लोग को पानी के बारे में बात करना है, सी हम लोग को बोलना है, तो डायरेक्टली हम लोग सी लिख लेंगे। अब इन्होंने लिखा है वेल रोड, इससे हम लोग को समझ में आता है कि इनको कॉम्प्लेक्सिटीज बड़ी पसंद थी। ये लोग कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, तभी हम लोग ने कहा कि ये लोग कंपाउंडिंग वर्ड्स यूज करते थे। पोएटिक वर्क्स में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला पोएटिक वर्क जो आपको डिटेल में करना है, ये तो वन लाइनर वीडियो है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस वर्क को आपको डिटेल में जाके देखना है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। आप लोग सर्च मार लोगे तुरंत दिख जाएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग है कि बच्चों को पता ही नहीं लग पाता है कि एक एज से कौन से वर्क करने हैं, कौन से को छोड़ देना है, तो वो नाम आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगे। आपके ऊपर ये क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको सर्च करके पढ़ो। सो नंबर वन वर्क इज योर बेओवुल्फ, जो आपकी ओल्ड इंग्लिश का द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक पोएट्री है। एपिक पोएट्री का मतलब किसी एक पर्टिकुलर सोल्जर की बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं, जैसे बाहुबली वाली पिक्चर थी, तो एपिक उसको आप कहानी बोल सकते हैं कि एक वीर गाथा बताना किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या सोल्जर की। तो यहाँ पे भी आपकी बेओवुल्फ की कहानी बताई गई है, वीर गाथाएं बताई गई है कि किस तरीके से दैट पर्सन इज अ मॉन्स्टर स्लेयर, स्टेजेस बाय स्टेजेस के थ्रू वो मॉन्स्टर को मारता है, वहां की प्रजा को फ्री कर देता है एंड बहुत ही सब लोग उसको रिजॉइस मनाते हैं। तो ऐसी कहानियां हम लोग को देखने को मिलती हैं। ग्रेंडल नाम के मॉन्स्टर को स्ले कर देता है। तो की बहुत सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आप अगर सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू जज कि भाई एंग्लो सैक्सन एज से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस जरूर से लगाएं, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो कि इस एज के वर्क से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेरे प्रिपेयर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले वर्क के बारे में बात करेंगे। ये आपकी एक एलिजिएक पोएम है। एलिजी का मतलब हम सब लोग को पता है कि ऐसी पोएम विच मोर्न्स द डेथ ऑफ सम पर्सन और द बिलवेड और अ थिंग। तो उसके ऊपर ये आपकी बनी हुई है पोएट्री, जो एक्सप्लोर करती है द थीम्स ऑफ लॉस, एक्साइल एंड फेट। इसके डिटेल में नहीं जाना है, थोड़ा सा सर्च करके पढ़ लेना, आपको नाम पता होना चाहिए। वी हैव सी फेरर, जो कि एक रिफ्लेक्शन है ऑन द हार्डशिप्स ऑफ द सी लाइफ एंड स्पिरिचुअल यर्निंग। देन वी हैव ड्रीम ऑफ द रूड। इससे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक क्रिश्चियन एलेगोरिकल पोएम है। एलेगरीज हम लोग के ओल्ड एज में, एंग्लो नॉर्मन एज में एंड आपके चौसर, एज ऑफ चौसर में भी आपको एलेगोरिकल वर्क जरूर से देखने को मिल जाएगा, जो आपको कोई ना कोई किसी न किसी ऑब्जेक्ट, एनिमल और किसी के भी थ्रू कुछ लेसन देने की कोशिश करता है एंड कुछ अलग आपको बता के चला जाता है। सो ये एक क्रिश्चियन एलेगोरिकल पोएम है जो कि आपकी डिस्क्राइब करती है क्रूसिफिकेशन फ्रॉम द क्रॉस पर्सपेक्टिव। हम सभी को पता है हमारे बिलवेड जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था, तो उनके क्रॉस को एक एलेगरी के रूप में बताया गया है, जहां पे क्रॉस अपने पर्सपेक्टिव से व्यथा बता रहा है ऑफ ऑल दैट इवेंट्स। तो मेक श्योर ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सर्च करके पढ़ लेंगे। द ड्रीम ऑफ द रूड विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन मेनी मल्टीपल इंग्लिश के एग्जाम्स, तो मेक श्योर आपको इनके बारे में पता हो। देन वी हैव विट्सिट।
जो कि एक पोयम है अबाउट वॉन्डरिंग बार्ड। बार्ड कौन होता है? पहले के टाइम में ये लोग पोएट्स को बार्ड बोलते थे। ये लोग गाना गा गा के जनरेशन टू जनरेशन वीर गाथाएं, हेरोइज्म की या फिर किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, राजा की फैलाया करते थे, उनको ये लोग बार्ड बोलते हैं। तो ओरल ट्रेडिशन का भी बहुत बड़ा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव बैटल ऑफ मैल्डन, जो कि अगेन एक हेरोइक पोयम है। आपको लग रहा होगा कि ये येलो से हेरोइक क्यों लिखा हुआ है। पहले भी अगर आप देखेंगे तो एलिजी, क्रिश्चियन एलिगरी, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 पोयम देखकर आपसे पूछा गया है कि बताओ इसमें से एंग्लो सैक्सन एज के अंदर आने वाली एलिजी कौन सी है। तो आप देखिए कि इन चीजों को इग्नोर मत करिएगा कि ये एलिजी है, ये हेरोइक पोयम है, ये एलिगरी है, क्योंकि ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस वीडियो में दिख रही है। मेरे वीडियोस में आपको कोई भी बकवास की चीज दिखाई ही नहीं देगी विच एक्ट्स एज अ बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मेक श्योर आप उसको अच्छे से अपने नोट्स में हाईलाइट करें। तो बैटल ऑफ मैल्डन एक हेरोइक पोयम है जो कि एंग्लो सैक्सन एज और वाइकिंग इन्वेडर्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में बात करती है। एक्स्टर बुक आपकी एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो कंटेन करती है ओल्ड इंग्लिश पोएम्स, जैसे रिडल्स हो गए, एलिजीज हो गए, रिलीजियस टेक्स्ट हो गए। जैसे आज हम लोग मॉडर्न डे में बोलते हैं ना कि अरे इस फलाना फलाना राइटर की ये पोएट्री कलेक्शन है। पोएट्री कलेक्शन कैसे? वर्ड्सवर्थ की, इलियड की एंड W.B. Yeats की पोएट्री कलेक्शन के नाम भी पूछे जाते हैं। तो पहले के टाइम पे वो मैन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्मेट में था जहां पर आपकी सारी पोएम्स को एक जगह मतलब कलेक्ट किया जाता था, उसको आपकी एक्स्टर बुक का नाम दिया गया है। देन वी हैव एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। मैंने आपको अल्फ्रेड ग्रेट के बारे में बताया था कि इनका बहुत बड़ा रोल था एजुकेशन को इम्पार्ट करने का एंड ऑल्सो फॉर प्रमोटिंग प्रोज, क्योंकि इन्होंने आपकी ओल्ड इंग्लिश वर्क को रिटन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जाहिर सी बात है अगर ये किताब लिखेंगे तो उसको पढ़ने वाले भी तो होंगे, तो इनकी वजह से, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से हम लोग को एंग्लो सैक्सन एज का प्रोज देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल के नाम से भी जानते हैं। ये आपका रिकॉर्ड इनिशिएट किया था किंग अल्फ्रेड ने, डिटेलिंग इवेंट्स फ्रॉम रोमन ब्रिटेन टू 1154, ठीक है। सिनेवुल्फ, अब आप लोग बेओवुल्फ एंड सिनेवुल्फ के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। बेओवुल्फ आपकी एक एपिक पोएट्री एंड एपिक कैरेक्टर का नाम है। सिनेवुल्फ इज अ पर्सन, ठीक है, जिसके नाम से आपकी 4 जो इंपॉर्टेंट पोएट्रीज हैं जिसके नाम आपको पता होने चाहिए, विच इज जूलियाना, एलीन, क्राइस्ट एंड फेट ऑफ द अपोस्टल्स। तो आप चाहो तो इसके बारे में डिटेल में एक बार सर्च कर सकते हो, बिकॉज नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि आपके अगला क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डिटेल है एंग्लो सैक्सन एज की कि सिनेवुल्फ के नाम से वाज कंसिडर्ड अ राइटर, अ पर्सन। तो सिनेवुल्फ ग्रुप के अंदर जो आपकी राइटिंग्स आ जाती हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दे दी हैं, तो मेक श्योर आप उसके बारे में जानते हो। देन वी हैव एडम बीड, एंड ऑफ द एंग्लो सैक्सन एज में ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसका ये वर्क है आपकी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो एक्सप्लेन करती है स्टोरी अबाउट द सेंट एंड मिशनरीज के बारे में। तो इनका ये जो वर्क है, चाहो तो एक बार आप लोग डिटेल में थोड़ा सा सर्च करके पढ़ सकते हो, इट इज इंपॉर्टेंट। सर्वाइविंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में बात करें तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट सर्वाइव, प्राइमरली प्रिजर्व्ड इन मोनास्टिक लाइब्रेरीज। और भी बहुत सारा वर्क था जो लॉस्ट हो गया, किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, कन्वर्ट ही नहीं हुआ या क्या हुआ, हम लोग को इतना उसके बारे में नहीं पता है। जितना कुछ भी सर्वाइविंग वर्क है वो हम लोग ने देख लिया। फाइनली फॉल होता है आपकी इस एज का, एंग्लो सैक्सन एज का, जब नॉर्मन, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलियम द कॉन्करर, द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जब लड़ाई करते हैं, आपकी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होती हैं जिसमें आपकी जितनी भी ये जो जर्मनिक ट्राइब्स है वो हार जाती हैं, तो एंग्लो सैक्सन एरा का फॉल हो जाता है। इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाती है आपकी एंग्लो नॉर्मन एज, अगेन जिसके अंदर हम लोग उसका लिटरेचर, लैंग्वेज, मैन्यूस्क्रिप्ट, उसकी क्या क्या इन्फ्लेक्शंस आए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं आपके एंग्लो नॉर्मन एज से जो आपको पढ़ने होते हैं, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सो एंग्लो सैक्सन एज के बाद आएगी एंग्लो नॉर्मन एज, उसके बाद आपका एज ऑफ चौसर आएगा। आप जब भी ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़े, मेक श्योर कि आप लोग वन आफ्टर द अनदर पढ़े और उसके क्वेश्चंस लगाकर अपने आप को पक्के से तय कर लें। आई वांट यू ऑल कि आज आपने जो वन लाइनर्स लगाए उसको आप यहीं पे छोड़ के ऐसे टाटा बाय बाय ना कर दे, आप उनके क्वेश्चंस लगाएं कि एंग्लो सैक्सन एज के मैं क्वेश्चंस लगा लूं, आपको हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज
सीरीज में 10-10 के फॉर्मेट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसको आप जज कर पाओगे कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आप ज्यादा बेटर फील करो कि मेरा ब्रिटिश लिटरेचर अच्छा प्रिपेयर है। सो इफ यू वांट, आप ईयर एंड सेक्शन वाइज बोथ क्वेश्चंस ऑफ योर इंटायर सिलेबस, नॉट ओनली ब्रिटिश लिटरेचर, को यहाँ पर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज में डिजिटल फॉर्मेट में लगा के जा सकते हो, विच इज एक्सट्रीमली सिमिलर टू व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन योर एग्जाम सेंटर। जिस स्क्रीन, जिस इंटरफेस पे आपके क्वेश्चंस को वो लोग देते हैं, सेम वही इंटरफेस हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट यू डू नॉट फील एंशियस जब आप अपने एग्जाम सेंटर पे जाते हो। मेक श्योर आप इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से अवेल करें एंड अपने क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करें। इन्हीं तरीके से अगर आपको मेरे पेड कोर्सेज से पढ़ना है तो प्लीज गो अहेड एंड आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपको ये 4 दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे और बन चुके होंगे, सो उसकी आपको डिटेल्स इस नंबर पे मिल जाएंगी। इन सभी के फ्री डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड है, आप पहले इसको इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए, यू सी कि आपको इन वीडियोस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, देन ओनली यू कैन एनरोल इन दीज कोर्सेज। मेरी इसी यूट्यूब चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट चल रही हैं पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, क्रिटिकल टर्म्स की, लाइनर्स की। मेक श्योर आपने उनको अच्छी तरीके से कंज्यूम किया हो, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली फॉर फ्री। आपको बस क्या करना है, टाइप करना है, ढूंढना है और कंज्यूम करना स्टार्ट कर देना है। सो मेक श्योर इसमें आप लोग कामचोरी ना करें एंड इसको जरूर से आप लोग ने कंज्यूम किया हो। लास्टली आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का ही पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बच्चों को फ्री में कई सारी पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज डेली बेसिस पे प्रॉपर आपका एक टाइम बना हुआ है, उसमें मिलती रहती है, बोथ फॉर पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो इसका तो आपको फायदा उठाना ही चाहिए। डू लेट मी नो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा एंड कि क्या ये वीडियोस आपकी मदद करते हैं या नहीं, एंड किस तरीके से आपका एक ही वीडियो के थ्रू पूरी एज का रिवीजन हो जाता है। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।